हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ झारखंड जीके का मैराथन क्लास नंबर 4। ये लेक्चर जो फोर्थ कमिंग जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए स्पेशल रहेगा और इसमें पेपर 3 से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फीडबैक वीडियो पर जरूर दे दीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करूंगा, जिसमें झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुरी में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1928, 1938, 1948 या फिर 1958? सही आंसर इसका बी है, 1938 में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड की स्थापना किया गया था। यह कहाँ पे है? तो मुरी प्लेस याद रखिएगा, रांची में लोकेटेड है, वहीं पे है। इसको शॉर्ट में INDAL भी बोला जाता है, इंडल। तो IND से हो गया इंडियन एल्यूमिनियम, एल से लिमिटेड होता है। 1938 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और वर्तमान में देखिएगा तो जो इसका एक्विजिशन किया गया था वो 2005 में जो है से हिंडाल्को के द्वारा किया गया था। तो बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो है से हिंडाल्को के अंतर्गत यह काम करता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है हिंडाल्को का फुल फॉर्म। इसको देख लीजिएगा, इसका जो है एक्विजिशन 2005 में किया गया था। प्लेस यह देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका भी हो गया। 1928 में आपको पता होगा एक साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, जिसमें एक अलग राज्य झारखंड की मांग के लिए जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1938 तो डिस्कस कर दिया। आदिवासी महासभा का भी जो है गठन 1938 में किया गया था। 1948 काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। एक तो इसमें दो चीज हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना 1948 में हुआ था। साथ ही साथ एक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की भी स्थापना किया गया था 6 मार्च 1948 को कार्तिक उरांव के द्वारा। और 1948 तो आप लोग याद रख लीजिएगा HEC की स्थापना किया गया था, जो कि चेकोस्लोवाकिया की मदद से किया गया है। रांची में ही है HEC। चला चलिए डिस्कस कर दिया। आज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तैमार घाटी के पास स्थित है? सूर्य मंदिर, आदिवासी संग्रहालय, रुका बांध या फिर डिमना झील? आंसर इसका ये है, सूर्य मंदिर रांची के बुंडू में स्थित है, जो कि तैमार घाटी के पास में है। इसको देख लीजिएगा, रांची जमशेदपुर मार्ग पर यह लोकेटेड है और 11 वर्ग एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर है। तो काफी आप लोग बड़ा बोल सकते हैं। तो और इसके वास्तुकार थे यानी कि डिजाइनर थे, उनका नाम था SRN कालिया। याद रखिएगा, SRN कालिया इसके डिजाइनर थे। और हमारा जो राजभवन है जहां पर राज्यपाल रहते हैं उसके डिजाइनर है सैडलो बिलाट। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। आंसर इसका हो गया। डिमना झील को याद रखिएगा, डिमना झील जो है वह जमशेदपुर में है, बाकी ये सब तो आपको रांची में ही देखने को मिलेगा। रुका बांध और आदिवासी संग्रहालय, डिमना झील जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। यह जो बुंडू प्लेस देख रहे हैं इसको याद रखिएगा, बुंडू में भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, कभी कभी रांची ऑप्शन में नहीं रहेगा। ये जो रांची में आप देखिएगा तो ना 2 अनुमंडल है, एक तो खुद रांची है और एक है बुंडू है। रांची में जो है 14 प्रखंड है और बुंडू में जो है 4 प्रखंड है। तो 14 + 4 टोटल जो है इसमें 18 प्रखंड रांची जिले में है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये लग रहा होगा कि अलग क्वेश्चन है। संयुक्त झारखंड पार्टी को आप लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड झारखंड पार्टी, तो अलग नहीं है, वही है। ठीक है, तीसरा से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जस्टिन रिचर्ड्स, जयपाल सिंह मुंडा बोल सकते हैं, शिबू सोरेन या फिर बिरसा मुंडा? आंसर इसका ये होगा जस्टिन रिचर्ड्स के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी, हिंदी में इसको संयुक्त झारखंड पार्टी आप लोग कहिए, उन्हीं के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। डेट था 1948। बाकी बाद में क्या हुआ तो आपको पता होगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी और आदिवासी महासभा जो कि 1938 का है, दोनों जो है से मर्ज हो गया और बाद में जो है से झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, और इसको पता होगा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952-53 में, तो उसका जो है से उस समय जो है से इसका जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था, यानी कि रूस्टर छाप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 32 सीटें टोटल जो है से जीतकर आई थी उस समय ये पार्टी, झारखंड पार्टी आप लोग बोलिएगा। तो आंसर इसका हो गया जस्टिन रिचर्ड्स, इसको देख लीजिएगा। शिबू सोरेन के द्वारा देखिए JM पार्टी की स्थापना किया गया था अरुण कुमार राय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर। बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, जिसको उलगुलान शब्द बोला जाता है, किसी से जुड़ा हुआ 1895, याद रखिएगा। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि जो झारखंड में झूम खेती है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसको करुआ के नाम से जाना जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अलग अलग रीजन में आपको पता होगा जो झूम खेती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झारखंड में क्या बोला जाता है, इसको करुआ बोला जाता है, झूम खेती। सिलेसिन बर्न एग्रीकल्चर आप लोग पढ़े होंगे। ब्राजील में रोका, मैक्सिको में मिल्पा ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल राज्य का कितना % है? यहाँ पे राज्य के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका पूछा गया है।
2.72%, 2.42%, 0.08% या फिर 2.74%। आंसर इसका डी है 2.74%। जितना भी हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है झारखंड का कितना है, तो 79716 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका बोलिए कि जो 2.74% एरिया है उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड में नेशनल पार्क एक है जिसको बेतला नेशनल पार्क आप लोग बोलते हैं। 1986 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है आपको पता होगा उसको 1973 के तहत जो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में कुल 11 है, तो 1 + 11 याद रखिएगा। झारखंड नेशनल पार्क 1 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है। 2.74% एरिया है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ झारखंड का जो एरिया है वह ध्यान रखिएगा, झारखंड का जितना भी एरिया है वह जो है पूरे भारत का 2.42% है। और झारखंड का जितना पॉपुलेशन है वह पूरे भारत का 2.72% है, याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आपको बोला जाता है फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है झारखंड में वो 0.08 हेक्टेयर है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट IFSR उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो 29.72% फॉरेस्ट झारखंड में है, ये बात ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? मिकिर पहाड़ियां, दलमा पहाड़ियां, बरेल पहाड़ियां या फिर खेतरी पहाड़ियां? पता चल गया होगा, दलमा नाम तो सुने होंगे, झारखंड से रिलेटेड है। तो दलमा की पहाड़ियां जो है से जमशेदपुर के आसपास देखने को मिलेगा, तो यह झारखंड में लोकेटेड है। मिकिर कहाँ पे है, तो मेघालय में है। बरेल की पहाड़ियां आसाम में है। खेतरी पहाड़ियां राजस्थान में है। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स आपसे पूछा जाता है कहाँ पे। ऑर्डर में इसको लगाइए जरा, गारो, खासी और जयंतिया है, इसको आप लोग पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो है अरेंज करके बताइए। तो ये मेघालय में है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो एक जगह पे नहीं है, तमिलनाडु में है, केरला में और कर्नाटका में पड़ता है। नीलगिरी माउंटेन कहाँ पे है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं तो उसको नीलगिरी माउंटेन नाम दिया जाता है। आंसर इसका भी है दलमा हिल्स, याद रखिएगा, ठीक है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होगा 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। और यह हाथियों के लिए है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है। दलमा जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 465 हेक्टेयर, 555 हेक्टेयर, 565 हेक्टेयर और या फिर 445 हेक्टेयर? आंसर इसका ना सी है, 565 हेक्टेयर जो है उधवा पक्षी अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल है। खासकर देखिएगा तो ये एक तो उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। साथ ही साथ हाल में यह न्यूज में भी रहा था। आगे डिस्कस करता हूँ कि क्यों न्यूज में रहा था। तो इसको देख लीजिएगा, 565 हेक्टेयर है। किलोमीटर स्क्वायर पूछेगा तो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा। ऑप्शन एग्जाम में कुछ भी तरीके से दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा जो है हेक्टेयर में है। देखिएगा तो यह पटौरा और जो है बरहले झील के बीच में स्थित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पटौरा जो है उसका एरिया जो है इसका कितना था, 410 हेक्टेयर इसका एरिया है बरहले का। और पतौरा का हो जाएगा यहाँ पे 155, ठीक है। तो इतना हेक्टेयर जो है अलग अलग इसका एरिया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जो उधवा पक्षी अभयारण्य है, पहले तो इसका लोकेशन देख लीजिएगा, यह साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और ये झारखंड का जो है पहला जो है रामसर स्थल होगा। इसको घोषित करने के कवायद जो है शुरू किया जा चुका है। और करंट अफेयर्स में आपसे डिस्कस किया था कि 95% चांस है कि इसको घोषित कर दिया जाएगा, हो जाएगा तो आपको फिर करंट अफेयर्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन संभवतः यह झारखंड का पहला रामसर साइट होने वाला है। समझ गए, 565 हेक्टेयर लगा लीजिएगा। किलोमीटर स्क्वायर पूछेगा तो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, अलग अलग भी देख लीजिएगा। पटौरा और बरहले झील के बीच में जो है यह अभयारण्य है, झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य। बाकी झारखंड का एकमात्र जो भेड़ियों के लिए अभयारण्य है, वो तो झारखंड को छोड़िए, भारत का एकमात्र जो है भेड़ियों के लिए आरक्षित अभयारण्य है महुआ डांड अभयारण्य, जो कि लातेहार में है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? दसम फॉल्स लोकेशन बोला गया है रांची में, हिरनी जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में, पंचघाघ या फिर पेरो घाघ बोला गया है खूंटी में, सदनी घाघ दुमका में बोला गया है। आंसर इसका ना डी गलत है, सदनी घाघ दुमका में नहीं है, यह गुमला में है। मुझे तो दुमका और गुमला में काफी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये दुमका में नहीं है, ये गुमला में लोकेशन है। सदनी घाघ याद रखिएगा, सदनी रिवर पर ही है। सदनी घाघ गुमला में है, हुंड्रू फॉल रांची में है, बुड्ढा घाघ जिसको लोध जलप्रपात के नाम से जाना जाता है लातेहार में है, फिर जोना फॉल जो है रांची में है। ये तो याद रखिएगा, जो हुंड्रू फॉल है ये तो स्वर्णरेखा रिवर पर इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। और ये जो है पूरे भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। किस नंबर का? 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। लगभग देखिएगा तो 98 मीटर के आसपास इसका लेंथ है।
बुढ़ा घाघ जिसको लो जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल है। यह किस पर है? तो यह बुरहा रिवर पर है, लातेहार में, और यह पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हाइट इसका देख लीजिएगा 143 मीटर से जो है पानी ऊपर से गिरता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। हुंडरफॉल तो पूछा जाता है, रांची में है, जिसको सिटी ऑफ वाटरफॉल भी बोला जाता है, और बुढ़ा घाघ जो है लातेहार में लोकेटेड है। इसको याद रखिए क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा है। आंसर इसका डी होगा। सदनी घाघ, दसम फॉल्स रांची में है, और हेनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है। पंच घाघ, पेरो घाघ दोनों जो है खुट्टी में है। कहीं कहीं देखिएगा तो पुराने डेटा में आपको रांची भी मिल जाएगा, लेकिन खुट्टी को रांची से अलग कर दिया गया था 2007 में, ठीक है। तो अब यह खुट्टी में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गीत झारखंड में मेलों और त्योहारों के समय गाया जाता है? कोरबा, सुमैता, वंदना या फिर जोगाई? आंसर इसका डी है। जोगाई जो एक तरह का बोली गीत है, वो मेलों और त्योहारों के समय जो है गाया जाता है। काफी मिस्टेक किया गया है। जोगाई गीत देखिए, इसका संबंध बोला जाता है कि जो पात्र होते हैं उनका संबंध वैदिक काल से है। वैदिक काल का टाइम पीरियड आपको पता होगा, 1500 से 600 BC बोला जाता है, किसका टाइम पीरियड है, ठीक है, वैदिक पीरियड। 1500 से 1000 हो जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, सॉरी या अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 से 600 लेटर वैदिक पीरियड हो जाता है। आंसर इसका डी है, जोगाई, ठीक है। मेले और त्योहारों के समय जिसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवोत्थान एकादशी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था शॉर्ट न्यूज में, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो जो देवोत्थान एकादशी है वो जो है भगवान विष्णु के जागने का समय मनाया जाता है, और इसमें बोला जाता है कि जो विष्णु है और तुलसी का विवाह के रूप में इसको मनाया जाता है, और नॉर्मली इसको आप लोग तुलसी विवाह के रूप में भी सेलिब्रेट करते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग बोला जाता है कि 5 महीने के विश्राम के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं उसके रूप में जैसे इसको मनाया जाता है, उसी समय बुलाया जाता है देवोत्थान एकादशी। देखिएगा, इसको देवोत्थान एकादशी बोलने का मतलब क्यों बोला जाता है? तो यह कार्तिक महीने की एकादशी को मनाया जाता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी बोला जाता है। इसको तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड खेल प्राधिकरण जिसको साझा बोलते हैं कि स्थापना कब किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2011 में? सही आंसर इसका भी है, 2006 में जो है झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसको ऐसे मत बोलिए, इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड बोलिए, ठीक है। झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसके स्थापना 2006 में किया गया। हाँ, ओके, आंसर हो चुका है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा त्यौहार बेहतर भाग्य और प्रजनन क्षमता के लिए मनाया जाता है? सोहराई, जावा, वंदना या फिर सरुल? आंसर इसका भी है, जावा त्यौहार जो है बेहतर भाग्य और प्रजनन क्षमता के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो है कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है जावा फेस्टिवल, और एक टूसू फेस्टिवल है, वो भी जो है कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही मनाया जाता है। ये जो बंदना त्यौहार आप देख रहे हैं और सोहराई देख रहे हैं, ये पशु का त्यौहार है। कार्तिक अमावस्या को जो है मनाया जाता है बंदना त्यौहार को। सरहुल देखिएगा तो एक तरह से पूछे आपसे, तो नए वर्ष का आगमन के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास का जो तृतीया होता है उसी को मनाया जाता है। और कर्मा त्यौहार देखिए, भाई जो बहन भाई होता है, जो बहनें होते हैं वो भाई के सुख समृद्धि का कामना करती हैं, उसके लिए त्यौहार मनाया जाता है। भादु एकादशी को मनाया जाता है। आंसर इसका बी है। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? कोरबा, रानीगंज, उमरिया इसको कुछ और ऑप्शन कर दिया जाएगा। कोरबा, रानीगंज, उमरिया और एक तालचेर कर दीजिए। तो इसका तो आंसर ही पता चल गया होगा। आंसर इसका नहीं है। इनमें से जो कोयला क्षेत्र है, ऐसे क्वेश्चन एक बार जैसे से पूछा चुका है कि कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। तो ये सब जो झरिया, नौमुंडी, चिड़िया, ये सब नॉर्थ कोरपुरा आप लोग देख रहे हैं, वे सब जो है चिड़िया तो यहाँ पे आयरन और माइंस है, इसको आप लोग याद रखिएगा, चिड़िया। तो ये सब जो है नहीं होगा। नॉर्थ कोनपुरा, झरिया, रजहारा, नौमुंडी, कोरबा, झरिया, ये सब दिया हुआ है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं झारखंड में है। तो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है कि कौन झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे झरिया तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोरबा नहीं है, रानीगंज नहीं है, उमरिया नहीं है, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। आंसर इसका यही होगा। पूर्णतः देखिएगा तो कोरबा, रानीगंज, उमरिया और जो तालचेर, ये सब झारखंड में नहीं है। तो आंसर ए हो जाएगा। झरिया यहाँ पे है ना, अब उसको नामुंडी देखने को मिलेगा। नॉर्थ कनपुरा भी यहाँ पे है। रजहारा भी झारखंड में है, आपको डाल्टनगंज के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये सब कोल माइंस जो है झारखंड में है। कोरबा, रानीगंज, उमरिया, तालचेर नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं ये सब कहाँ पे है।
तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। उमरिया जो है से उमरिया बोले या फिर सिंगरौली भी एक याद रखिएगा, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है। और तालचेर जो है से उड़ीसा में है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आंसर इसका ए हो गया। झारखंड को बोला जाता है कि जो सबसे बड़ा जो कोल फील्ड है वह है झरिया, ठीक है। और दूसरा आता है नॉर्थ कानपुर, इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा हेमेटाइट का एकल भंडार मौजूद है? जमशेदपुर, सिबुम, झरिया या फिर केवंझर? आंसर इसका बी है। सिबुम में एशिया का सबसे बड़ा हेमेटाइट का भंडार जो है से मौजूद है। बोला जाता है कि झारखंड में हेमेटाइट का जो कुल भंडार है वह 3000 जो है से मीट्रिक टन है, ठीक है। तो उस मीट्रिक टन था, नहीं मीट्रिक टन तो नहीं होगा, मिलियन टन होगा। तो इतना टन जो है से भंडार है लोहे का, जिसमें 2000 जो मीट्रिक टन है वह जो है से अकेले जो है से सिबुम वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। आंसर इसका सिबुम हो जाएगा। केवंझर प्लेस उड़ीसा में है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन एक संगीत नहीं है? मर्दाना झूमर, जनानी झूमर, प्रेतकली या फिर कॉम कटिंग? आंसर इसका डी है। कॉम कटिंग जो है से एक चित्रकला का प्रकार है, तो कला है, यह एक संगीत नहीं है। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम कटिंग याद रखिएगा एक आर्ट है, कला है। इनमें से किस व्यक्ति का संबंध झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से है? मेधा पाटकर, गौरा देवी, सूर्यमणि या फिर अमृत देवी बिश्नोई? आंसर इसका सी है। सूर्यमणि जो है झारखंड की पर्सनालिटी है जिनका संबंध झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से है, ठीक है। मेधा पाटकर किससे रिलेटेड है? तो मेधा पाटकर रिलेटेड थे आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से। गौरा देवी वही है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। सूर्यमणि, सूर्यमणि के बारे में देख लीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो एक वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है इनका, तो आप लोग थोड़ा सा जाकर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी मत देखिएगा, आप लोग पास टाइम नहीं है। सूर्यमणि के पास एक ना हमेशा एक तोता रहता था जिसका नाम उन्होंने मिर्ची रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिदो कान्हू मुर्मू को फांसी किस स्थान पर दिया गया था? चुट्टूपाली घाटी, लेस्लीगंज, पंचकठिया या फिर मोराबादी में? आंसर इसका सी हो जाएगा। पंचकठिया नामक स्थान पर सिदो को जो है फांसी दिया गया था। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन अलग अलग देखिएगा तो सिदो को जो फांसी दिया गया था वो पंचकठिया में दिया गया था, और जो कान्हू को फांसी दिया गया था वो भोगनाटी गांव में दिया गया था, ठीक है, बरगद के पेड़ से। तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको पंचकठिया ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये सब प्लेस साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कौन थे? तो ये जो है से संथाल विद्रोह हुआ था उसके प्रणेता थे। 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह शुरू किया गया था, और बाद में देखिएगा तो अगस्त 1855 में इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। एक सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ये दुमका में है। 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आंसर इसका सी हो जाएगा। चुट्टूपाली घाटी रामगढ़ में है ना, इसको लाल की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल क्या था? मई 2014 से जुलाई 2021, मई 2015 से जुलाई 2021, मई 2016 से 2021 या फिर मई 2017 से जुलाई 2022? आंसर इसका बी है। मई 2015 से जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड में अब तक जितने भी गवर्नर बने हैं सबका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। टोटल अब तक 11 गवर्नर बन चुके हैं, इंक्लूडिंग एक जो है से जिनको जो वाइस गवर्नर बने थे एक बार, ठीक है, देख लीजिएगा। एडिशनल चार्ज दिया गया था, आप लोग सॉरी भाई वाइस नहीं बोल सकते हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आर्टिकल 155 के तहत जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है से किया गया था, बात ध्यान रखिएगा। और किसी स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो यही गवर्नर होते हैं। पहले तो आपको पता होगा प्रभात कुमार थे, और द्रौपदी मुर्मू का नाम आप लोग भूल नहीं सकते हैं क्योंकि यह सबसे लंबे समय तक जो है से रही थी, 6 साल 56 दिन तक रही थी, लॉन्गेस्ट टाइम, और पहली महिला गवर्नर थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा तो 11 नवंबर के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन है, और यह तमिलनाडु की पर्सनालिटी है। फरवरी 2023 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और प्रेजेंट में यही है। एमएच फारूक को देख लीजिएगा, इनके काल में जो है से 34th नेशनल गेम हुआ था, जिसमें झारखंड कुल जो है से 96 मेडल के साथ 5वें स्थान पर था। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सैयद अहमद जो थे वह किस नंबर के गवर्नर थे, तो ये 8वें नंबर के गवर्नर थे। तो 8वें हो जाएगा, 9वें, 10वें, 11वें। देखिए आप लोग करना क्या है आपको कि सारा का ना कब से कब कौन बने आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी 4 गवर्नर का नाम उठाया जा सकता है और आपको ऑर्डर में लगाने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ये जो द्रौपदी मुर्मू है 9वीं गवर्नर थी, और अभी वर्तमान में 15वीं जो है से प्रेसिडेंट बनी है।
संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा इनका प्लेस है, ठीक है, बर्थ प्लेस बोल सकते हैं, उड़ीसा है। पहले रायरंगपुर से ये विधायक थी उड़ीसा से। झारखंड का कितना परसेंट आबादी स्टील फैक्ट्री में कार्यरत है? 5%, 7%, 9% या फिर 11%? आंसर इसका सी है। एक डेटा मैं देख रहा था जिसमें बोला गया था कि झारखंड में जो स्टील फैक्ट्री है लगभग 7% लोगों को रोजगार प्रदान करती है। स्टील फैक्ट्री झारखंड में कितने हैं? तो 2 स्टील फैक्ट्री है, एक तो आपका टिस्को हो गया और एक BSL हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, काफ़ी आपको पता होगा टिस्को का नाम काफ़ी बड़ा है। तो 7% जो लोग हैं वो स्टील फैक्ट्री में जैसे कार्य करते हैं झारखंड में। टिस्को के सामने पता होगा 1907 में किया गया था। 1911 में यहाँ पे लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था और 1912 में उस स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। BSL की स्थापना 1964 में किया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में USSR की सहायता से। देखिए जो BSL है बोकारो स्टील लिमिटेड, वह USSR की सहायता से जो है स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बोला जाता है कि स्वदेशी तकनीक से जो है निर्मित यह पहला स्टील प्लांट था। बराव नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? संथाल, मुंडा, उरांव या फिर खड़िया? आंसर इसका सी है, उरांव जनजाति के द्वारा बराव नृत्य जो है किया जाता है। कुछ कुछ यहाँ पे नृत्य दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सबसे पहले संथाल है तो उन लोग में नृत्य हंटू है, मुंडा में पाइका है, खेमटा है, जदू नृत्य है, सब याद रखिएगा। खड़िया है, खड़िया जनजाति में हरियो है, किन्वर है, हल्का है, जदूरा है, तो ये सब खड़े जाति का है। जो बड़ा पूछा गया था वह उरांव जाति में है और खोज जाति में एक बार नृत्य किया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन जल विभाजन, गंगा का मैदान, मगध का मैदान या फिर मिथिला का मैदान? आंसर इसका डी है। सब जो गंगा सोन जो विभाजन है, गंगा मैदान है, मगध मैदान है, सब जो है झारखंड के साथ इसका सीमा लगता है, लेकिन मिथिला मैदान के साथ झारखंड का सीमा नहीं लगता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मिथिला वर्ड आप लोग काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग आप लोग नाम सुने होंगे ना, तो मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिथिला वर्ड रीजन में जो है यह डेवलप हुआ था। बिहार में GI टैग भी इसको दिया गया, उरांव इसका आंसर हो जाएगा, बराव नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों का कोयला भंडार में सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है कि सबसे अधिक जो कोयला भंडार कहाँ पे है, उसके बाद जो है कहाँ पे है। तो देखिए सही आंसर क्या होना चाहिए? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले जैसे झारखंड के पास है, उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद उड़ीसा है और उसके बाद जैसे वेस्ट बंगाल है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कोल रिजर्व में झारखंड जैसे नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पे आता है, उड़ीसा जैसे थर्ड पे है और पश्चिम बंगाल जैसे चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, झारखंड बोला जाता है कि लगभग जितना भी मिनरल है उसका 40% मिनरल जैसे अकेले झारखंड के पास है। कोल का भंडार यहाँ पे 28% बोला जाता है। लगभग देखिएगा तो 25.7 यानी कि 26% के आसपास हमारे पास जो है आयरन ओर है। उसके बाद कॉपर ओर हमारे पास 18% है। ये सब कुछ याद रखिएगा। बॉक्साइट के रिजर्व में ये सब लगभग हम लोग फर्स्ट सेकेंड रिजर्व में, सॉरी सेकेंड ही देखिए आयरन, और जो कॉपर था वह थर्ड, तो ये स्थान पर हम लोग हैं। और बॉक्साइट में हम लोग नंबर 3 पे हैं, सॉरी नंबर 7 पे हैं हम लोग रिजर्व में। आंसर इसका बी हो जाएगा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भगीरथ मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या फिर रघुनाथ साहब? आंसर इसका ही हो जाएगा। जो खरवार आंदोलन था 1874 में हुआ था, तो उसके जो है आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भगीरथ मांझी किए थे। रघुनाथ साहब को पता होगा, एक चुआड़ विद्रोह हुआ था 1769 का है, तो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा तो पता होगा, आंदोलन 1895 और 1899 तक जो लगभग चला था। बिरसा लुनान के बोल सकते हैं, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रणेता थे। और बुद्धू भगत जो थे वह कोल विद्रोह के नेता थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-33 के आसपास आपको डेट देखने को मिल जाएगा, 32 से बोला जाता है। आंसर इसका ए है, भगीरथ मांझी। 1874 में हुआ था खरवार आंदोलन, याद रखिएगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर हेमंत सोरेन? देखिए आपसे डिस्कस किया था डिटेल में, इसको आप लोग देखे होंगे प्रीवियस मेरा वीडियो। तो इसमें बोला जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो SDMA का जो गठन किया जाता है वह जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका धारा 14 है, उसके तहत जो है इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हमेशा से जो चेयरमैन होते हैं तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और किसी स्टेट में जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो उसमें जो है से CM जो है से इसके अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देकर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत सोरेन होंगे। नेशनल पूछेगा तो आप लोग नरेंद्र मोदी लगाइएगा।
इसको देख लीजिए, जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको नोटिफाई किया गया था 2008 में और इसको स्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? बेबी देवी, जोबा मांझी, महुआ मांझी या फिर गीता कोड़ा? आंसर इसका सी है, महुआ मांझी जो है से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली झारखंड की पहली महिला सदस्य है। ये बात ध्यान रखिएगा, महुआ मांझी। इनका दो बुक मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, एक तो है मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरिसेल्ला, दो बुक याद रखिएगा। और इनको यूके कथा सम्मान भी दिया गया है मैं बोरिसेल्ला के लिए। महुआ मांझी याद रखिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। और बेबी देवी भी हाल में इलेक्शन में से चुन के आई हैं, डुमरी से यह विधायक बनी हैं, ठीक है। और यह इनको मद्य एवं निषेध विभाग दिया गया है ना, याद रखिएगा। तो मंत्री हैं टोटल, याद रखिएगा। अब जो है से झारखंड देखिएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर में दो जो है से महिला मंत्री हैं। और झारखंड विधानसभा में लगभग आप लोग देखिएगा तो 12% जो है से फीमेल हैं, ठीक है। हमेशा से बात होता है, जैसे देखिएगा तो लोकसभा में अभी जो हमारा वर्तमान में जो रिप्रेजेंटेशन है फीमेल का वो मात्र 14% है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा झारखंड जीके का। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जोबा मांझी, अर्जुन मुंडा, रामचंद्र सिंह या फिर अंबा प्रसाद? आंसर इसका सी होगा, रामचंद्र सिंह को इस वर्ष का यानी कि 2023 का उत्कृष्ट बिरसा मुंडा विधायक पुरस्कार दिया गया है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये जो है लातेहार से है ना, याद रखिएगा। लातेहार से पर्सन है और ये कांग्रेस के विधायक है ना, याद रखिएगा। लातेहार में प्लेस स्पेसिफिक याद रखिएगा, मनिका ना, मनका से विधायक है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटें हैं, लोकसभा की झारखंड में 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। सेक्शन बी कंप्यूटर से रिलेटेड जीके होगा। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा एक प्रकार का मालवेयर है और जितने क्वेश्चन आज यहाँ पे पूछा गया है वह सब एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर वैध के रूप में प्रच्छन्न होता है। कहने का मतलब एक तरह का ऐसा बोलिए कि मालवेयर है जो कि आपको लगेगा कि यह ओरिजिनल चीज है लेकिन ओरिजिनल ये होता नहीं है, उस तरह का चीज है। तो ट्रोजन का आप लोग कहानी पढ़े हैं तो ट्रोजन हॉर्स जो है ऐसे कुछ इसी तरह से होता है। ट्रोजन या कहेंगे आपको ट्रोजन हॉर्स भी देखने को मिल जाएगा। तो ट्रोजन एक तरह का बोलिए कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर, जो कि एक लगता है कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होता है और आपका जो पर्सनल जानकारी है वह चुरा लेता है। तो इस तरह से ट्रोजन हॉर्स कार्य करता है। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा तो ये सब किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मालवेयर है। रैंसमवेयर काफी इंपोर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा। रैंसम मतलब क्या होता है? फिरौती मांगना। तो जैसे पहले क्या होता था, किसी को किडनैप कर लिया जाता था और उससे ऐसे पैसा मांगा जाता था, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन दुनिया है उसमें क्या होगा कि आपका कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप लोग को इतना पेमेंट करना है। बिटकॉइन से रिलेटेड आप लोग सुने होंगे कि जो है बिटकॉइन में पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, ताकि कोई इसको ट्रेस ना कर सके। तो रैंसमवेयर है जैसे एक तरह से ऑनलाइन फिरौती मांगने का तरीका है। MS Excel 365 में कौन स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंसेंटिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड सम्मिलित होते हैं। तो स्क्रीन का और टाइटल बार के नीचे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन हो गया और टाइटल बार, इसके नीचे क्या है? तो इसको ना रिबन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मेशन है, डेटा है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये सब रिबन होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, रिबन। डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। यूएसबी स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर यूएसबी हार्ड ड्राइव? आंसर इसका सी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है से इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिस तरह से एचडीडी है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसी तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है। लेकिन इसको बात ध्यान रखिएगा, ये जो है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग नहीं करता है जो है डेटा को स्टोर करने के लिए, ये जो है फ्लैश ड्राइवर का प्रयोग करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क ड्राइव पूछेगा तो किसको बोला जाता है? तो शॉर्ट में इसको एसएसडी भी बोला जाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डैश सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एलयू है, एक्सिलरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है या फिर रजिस्टर मेमोरी है? आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। रजिस्टर मेमोरी जो है बोला जाता है कि एक हाई स्पीड डिवाइस होता है जो कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। मैं आपसे डिस्कस किया था कि ये सब रजिस्टर मेमोरी हो या फिर कैश मेमोरी हो, ये सब रैम के पार्ट होते हैं और यहाँ से जो डेटा है वह सीपीयू को काफ़ी फास्ट जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो रजिस्टर मेमोरी याद रखेगा। और इसके बारे में बोला जाता है
रेलवे में और क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन है, तो रजिस्टर मेमोरी से फास्ट मेमोरी कोई नहीं है, ये सबसे फास्ट मेमोरी है, याद रखिएगा कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्टर मेमोरी। एलयू का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। देखिए ये लेक्चर आपको पहले आना था, लेकिन सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी के चलते जो है ये लेक्चर आपको टाइम से प्रोवाइड नहीं आज कराया जा चुका है। साथ ही मैं इसको एडिट कर दिया था, सब कर दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा था, सारा पीपीटी को मिसमैच करके रख दिया, पता नहीं कैसे। तो फिर से इस लेक्चर को मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा, जिसके चलते टाइम से तो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है कथन गलत है? तो कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए आंसर? तो देखिए मैं बोला था अभी कुछ देर पहले कि जो कैश मेमोरी होता है CACHE लिखा जाता है, तो कैश मेमोरी जो है से एक रैम का पार्ट होता है, और रैम आपको पता होगा एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो यह जो है अस्थायी हो ही नहीं सकता है, परमानेंट हो ही नहीं सकता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी जो है उपयोग के लिए स्टोर नहीं करता है, यह जो है अस्थायी रूप से यह स्टोर करता है। जैसे ही आप लोग कंप्यूटर को बंद कर दीजिएगा, सारा डेटा जो है कैश मेमोरी का खत्म हो जाने वाला है। तो आंसर इसका भी होगा। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। कैश का आकार जो है आमतौर पर छोटा होता है, ठीक है, और ये तो पता होगा कि फास्ट होता है, तो कैश मेमोरी फास्ट होता है, उस पर रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होता है, और जो कम समय जिसको एग्जीक्यूट करना होता है उन सब प्रोग्रामों को यह चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों के चयन के लिए प्रिंट सेटिंग के निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? करने मतलब आपके पास बहुत सारा स्लाइड है, ठीक है, या MS वर्ड का हो या फिर पावर पॉइंट का आपके पास स्लाइड है, तो आपको जैसे कुछ एक स्लाइड को जो है प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए सिर्फ फर्स्ट वाला और मुझे फोर्थ वाला जो है प्रिंट करना है, बाकी सब प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए आप लोग किस विकल्प का चयन कीजिएगा प्रिंट सेटिंग में? प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट करेंट पेज, प्रिंट सिलेक्शन, या फिर कस्टम प्रिंट? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, कस्टम प्रिंट होता है। कस्टम प्रिंट जो है आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे कस्टम प्रिंट, जिसमें लिखा हुआ टाइप स्पेसिफिक पेज, जो 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 पेज आपको टाइप करना है वो सब टाइप कीजिए, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है या फिर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये सब कुछ होता है, कस्टम प्रिंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की एक डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करता है। तो इसका आंसर ना कंट्रोल पैनल होगा। तो आप लोग देखे होंगे कोई आपका एप्लीकेशन स्टोर होगा, तो आप लोग उसको जब ओपन करते होंगे ना लोकेशन में, तो वो आपको कंट्रोल पैनल जो है दिखता है। तो क्या होता है, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल करके रखता है, और एक तरह से बोलिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सबको जो है एक तरह के को कॉन्फ़िगर करता है और कार्य करने के लिए निर्देश देता है। तो ये कंट्रोल पैनल होता है। कंप्यूटर देखते हैं टास्क बार क्या होता है। देखिए कंप्यूटर जो होता है उसका नीचे जगह पेज दिखता है यहाँ पे, और जो ये बोलिए कि जो वर्किंग जो भी आप लोग काम करते हो यहीं पे दिखता होगा, तो सब टास्क बार होता है ना, सारा चीज़ डेट और टाइम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, विंडो आइकन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ये सब जैसे टास्क बार में होता है, या बॉटम में लोकेटेड होता है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, ऐसा आप लोग इसको कहीं भी कर सकते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? यदि कॉलम ए और रो 10 के सेल से मान को फंक्शन या फॉर्मूला में संदर्भित किया जाता है, तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि अगर कॉलम ए है और रो जो है से 10 है, तो इसको किस तरह से जो है से आपको दिखने वाला है, ठीक है, फार्मूला बार में। तो आंसर क्या होगा? तो A10 होता है। सबसे पहले जो है से कॉलम की संख्या लिखा जाता है, उसके बाद है से रो की संख्या आता है। इस तरह देख लीजिएगा MS एक्सेल का यहाँ पे एक MS एक्सेल का यहाँ पे सीट है, तो देख लीजिएगा इस तरह यहाँ पे जो नेम डिस्प्ले हो रहा है B2, C2 और D2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है से कॉलम जो है से B है और रो 2 है, तो इसको B2 बोला गया, इसको देखिए C2 बोला गया और इसको D2 बोला, ए वाला को सॉरी, इसको जो है B2 बोला गया, इसको जैसे C2 बोला गया, इसको D2 बोला गया। तो कभी भी आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा पहले आपको कॉलम का नंबर लिखना है, उसके बाद जो है रो का नंबर लिखना है, ठीक है। तो CR फार्मूला याद रखिएगा, वही जो है सही ऑर्डर आपको देगा, ठीक है। तो B2 C2 होगा। ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा कि पहले जो अल्फ़ाबेट है वही पहले आएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, A10 जो है सही होगा, ठीक है। सेल का मान, सेल वैल्यू इसको बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, जो वर्तमान में जो सेल वैल्यू है जो आपको दिखता है,
वह जो है जो एक्टिव सेल होता है उसके बारे में बात करता है। जो सेल वैल्यू दिख रहा है आपको वह जो है एक्टिव सेल के बारे में बात करता है, यानी कि एक्टिव सेल में जो वैल्यू होगा वही आपको दिखेगा। डैश में डेटा ग्राहकों के मशीन में सर्वर में हस्तांतरित करता है। कौन है कि जो डेटा है वह ग्राहकों के मशीन से सर्वर में हस्तांतरित करता है? कौन सा प्रोसेस? ब्राउजिंग, अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग या फिर डाउनलोडिंग। इसको ना इमेज देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है डाउनलोडिंग है और एक है अपलोडिंग है। तो अगर लोकल कंप्यूटर से बोलिए इंटरनेट सर्वर पर आप लोग डेटा भेज रहे हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं, और इंटरनेट सर्वर से डेटा लोकल कंप्यूटर में आप लोग ले रहे हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। पूछा गया यहाँ से कि जो डाटा होता है ग्राहक का उसको आप लोग मशीन सर्वर में हस्तांतरित कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को अपलोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग याद रख सकते हैं। ब्राउजिंग, इंटरनेट पर कुछ आप लोग सर्च करते हैं उसको ना ब्राउजिंग बोला जाता है, ब्राउजिंग, सर्फिंग इस तरह का टर्म दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन है, या जो है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? एक पृष्ठ पर अक्षर बनाने के लिए, डॉट्स बनाने के लिए लेजर लाइट का यह उपयोग करता है। एक बार में कई कॉपी प्रिंट यह नहीं कर सकता है, फास्ट होता है, तेज होता है। कई फ़ॉन्ट और जो है आकार को यह सपोर्ट करता है, यानी कि अलग अलग फ़ॉन्ट्स और साइज को यह सपोर्ट कर सकता है। आंसर इसका भी है ना। एक बार में ऐसा बोला गया है कि कई कॉपी, यानी कि जो बहुत सारा कॉपी होता है वो प्रिंट नहीं कर सकता है, गलत बात है। बहुत सारे जो है प्रिंटर, बहुत सारा कॉपी एक बार में यह प्रिंट कर सकता है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, और यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, इस बात ध्यान रखिएगा। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट छाटने के लिए क्वेश्चन आता है। MS वर्ड 365 में एक क्वेश्चन आपको ना थोड़ा सा टफ लेवल का देखने को मिल रहा है, कुछ तो इजी है। तो ये इसीलिए क्योंकि सीजीएल जैसे जो एसएससी जो सीजीएल है उसका पेपर 2 में जैसे क्वेश्चन को पूछा गया था ना। तो MS वर्ड 365 में शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शेडिंग ऑप्शन, इसको ना थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। MS वर्ड का यहाँ पे एक खोला हुआ है डॉक्यूमेंट, तो उसमें जैसे देखिए अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आप लोग अलग अलग कलर, तो इसका देख रहे हैं क्या है जो बैकग्राउंड, तो इसको ना शेडिंग कहा जाता है। जो बैकग्राउंड जो कलर होता है उसको बोलिए कि जो अलग करने के लिए या चूज करने के लिए हम लोग शेडिंग का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो चयनित टेक्स्ट के पीछे रंग बदलने के लिए, ये जो टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, जो टेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसका जो है कलर चेंज हो रहा है, अलग अलग आप चूज कर रहे होंगे। तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके पीछे जो रंग है उसको बदलने के लिए शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका भी हो जाएगा। इजीली आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम की हेल्प से। इनमें से कौन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण नहीं है? आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स, क्या होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें तीनों के तीनों जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इसका आंसर हो जाएगा। आउटलुक भी है, जीमेल भी है और यांडेक्स भी है, सारा का सारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल में का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बाकी सारा चीज़ तो ईमेल के बारे में बहुत चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है डैश मेमोरी कहलाती है? कैश मेमोरी, बैकअप, मेन या फिर एक्सिलरी। तभी मैं कुछ दिन पहले आपको बोला था कि जब सीपीयू कार्य कर रहा होता है तो उसको ना डेटा फास्ट चाहिए होता है, तो वह कैश मेमोरी से डेटा मांगता है कि लाओ भाई। तो ये जो कैश मेमोरी है वह जल्दी से जल्दी इसको डेटा जो है दे देता है। और सीपीयू को पता होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वह कितना फास्ट कैलकुलेशन करता है। कोई भी चीज़ आप लोग जैसे ही टाइप करते हैं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो कैश मेमोरी सोचिए कितना फास्ट डेटा इसको ट्रांसफर करता है। तो आंसर इसका ए होगा, कैश मेमोरी। VGA कनेक्टर में होल की संख्या कितना होता है? तो कनेक्टर अलग अलग तरह का होता है, तो इसमें 15 जो है कनेक्टर होल होता है। VGA क्या होता है फुल फॉर्म, जरा इसको बताइए, एक भी क्वेश्चन आज नहीं पूछे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए जो है 5 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इस तरह से कुछ जो है कनेक्टर होता है जिसको VGA कनेक्टर बोला जाता है। आंसर इसका डी है। आप लोग 2 फुल फॉर्म लिखिए, एक नहीं 2 लिखिए। एक तो VGA लिखना है और एक HDMI ए भी लिखिए। दोनों का फुल फॉर्म मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दिखना चाहिए। निम्न में से कौन सा गूगल सर्च इंजन वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट है? तो कहीं पे आप लोग चल गए हैं, ठीक है, सर्फ कर रहे हैं गूगल क्रोम में, तो अगर वहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है पेज को, तो उसके लिए डायरेक्ट आप लोग F5 जो है प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, F5 को प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बाकी F7 क्या होता है? तो F7 ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग किया जाता है, और F1 तो नॉर्मली जो है सपोर्ट के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है?
कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एच या फिर कंट्रोल प्लस जेड। आंसर इसका ये है कंट्रोल प्लस के का प्रयोग जो है से हाइपर लिंक जो है से डेवलप करने के लिए किया जाता है या फिर बनाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। हाइपर लिंक देखिए कुछ इस तरह से होता है, मान लेते हैं कहीं पे आप लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे जो है से आप लोग आपने किसी चीज़ को लिखा और आप चाहते हैं कि ये हाइपर लिंक बने, तो इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है इतना पर और उसके बाद जैसे कंट्रोल प्लस के दबा देना है, ये क्या हो जाएगा, एक हाइपर लिंक बन जाएगा। ठीक है, हाइपर लिंक क्या होगा, तो यह जो है से किसी एक वेबसाइट का जहाँ पर जिसका ये एड्रेस होगा उसका ये जो है से लिंक होगा, तो जैसे इस पर आप लोग प्रेस करेंगे जिसका ये एड्रेस होगा वहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस के याद रखिएगा, हाइपर लिंक के लिए यूज किया जाता है। डैश दो नेटवर्कों को जोड़ने का पथ है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करता है, राउटर, स्विच, गेटवे या फिर हब। आंसर इसका सी होगा, गेटवे होता है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का पथ है जो कि अलग अलग नेटवर्क मॉडल पर कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ गेटवे है, तो यहाँ पे तो एक गेटवे हो गया, अलग अलग कंप्यूटर जो है इससे कनेक्ट होता है, PC1, PC2, PC3। ठीक है, तो कोई सर्वर से और अलग अलग पीसी को कनेक्ट करता है गेटवे, बात ध्यान रखिएगा। आंसर सी है। डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को एक्सेस करती है, तो इसका क्या होगा, परसिस्टेंट, थर्ड पार्टी, ज़ॉम्बी या फिर सेशन। आंसर इसका ना भी है, जो थर्ड पार्टी कुकीज होता है वह जो है से आपको ट्रैक करता है और आप गोपनीयता को जो है से एक्सेस करता है, यानी कि जो अपना प्राइवेट जो बोले कि इन्फॉर्मेशन है वह जो है से अपने पास ले लेता है। जैसे में कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते होंगे तो वहाँ पे लिखता है एक्सेप्ट कुकीज, तो कभी भी आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा तो क्या करेगा, तो वह जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले लेगा, जैसे लॉगिन डिटेल आपके पास रख लेगा, अगले बार जाइएगा तो फिर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट जैसे आपको इंटर करवा देगा। और कुछ कुछ तो ऐसा भी आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, अपने आप जो है आपको बाहर कर देगा उस पेज से। तो इससे कुछ कुकीज होता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यह ट्रैक करता है। ठीक है, तो कुकीज के बारे में याद रखिएगा, थर्ड पार्टी कुकीज आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में, 1995, 1997 या फिर 1991। तो यह बी इसका आंसर है, 1995 में जैसे भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगस्त 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन सी, जिसमें जीके और जीए को डिस्कस किया जाएगा। इनमें से कौन सा वर्षा जल संग्रहण की पद्धति राजस्थान में विकसित हुआ है, गुल, कुल, बावड़ी या फिर नौला। आंसर इसका सी है, जो बावड़ी एक तरह का जो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का पद्धति है वह जो है से राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का जो पद्धति है उसको बावड़ी कहा जाता है ना, देख लीजिएगा। राजस्थान है तो इसको तो आंसर हो चुका है। जो कुल और गुल आप लोग देख रहे हैं, जो वर्षा जल संग्रहण का पद्धति है जो कि जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, और नौला जो है से हिमालय क्षेत्र में जो है से जल संग्रहण का पद्धति प्रचलित है। ये सब कुछ याद रखिएगा। कुछ देख लीजिएगा, राजस्थान से रिलेटेड न्यूज है ना, न्यूज मत बोलिए, बार बार न्यूज माइंड में आता है, इन्फॉर्मेशन है। एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, केवलाडियो राष्ट्रीय उद्यान है, 1982 में जैसे इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, 1985 में इसको जो है घोषित किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा, और डेजर्ट नेशनल पार्क जैसे राजस्थान में है। कालीबंगा एक स्थल आप लोग पता होगा जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, इंडस सिविलाइजेशन बोलिए, तो एक है कालीबंगा जो स्थल है वह राजस्थान में ही है। और रानी की वाव आप लोग नाम सुने होंगे, तो रानी की वाव जो है से रानी उदयमती के द्वारा बनाया गया था। ये वाव जो आप लोग देखते हैं एक बावड़ी है, बावड़ी मतलब जल संग्रहण का ही एक आप लोग देखे होंगे, कुआं जैसा आप लोग देखे होंगे इमेजेस का। तो रानी उदयमती के द्वारा बनाया गया था, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के भीमदेव फर्स्ट थे, उनकी पत्नी थी ना, याद रखिएगा। तो सब कुछ राजस्थान से रिलेटेड न्यूज हो गया। अभी जेएसएससी का जो 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान की सीमा कितने अन्य राज्यों के साथ लगता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पहले डिस्कस कर चुका हूं, बावड़ी इसका आंसर हो जाएगा। केवलाडियो राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है ना। कसावा जिसका खाने योग्य भाग जड़ है, निम्न में से किस राज्य में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में मेघालय। ये देखिए ओरिजिनली जो कसावा है वो भारत में का फसल नहीं है, ये बाहर से इसको लाया गया है, केरल में जैसे वर्तमान में उगाया जाता है। देख लीजिए, कसावा का जो खाने योग्य भाग होता है वह जड़ होता है। जैसे मैं बोला था कि इसकी उत्पत्ति जो कसावा है वह दक्षिण अमेरिका में हुआ था और भारत या केरल राज्य में उगाया जाता है। खाने योग्य भाग जिसका जड़ होता है ना, देख लीजिए कुछ कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं जिसका खाने योग्य भाग है जड़, वह गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शकरकंद है। इसका खाने योग्य भाग है यानी कि एडिबल पार्ट है वह रूट है। कुछ केरल से रिलेटेड देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन है। भारत में पूछे आपसे सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल है, 94% जो है शिक्षित है। उसके बाद मिजोरम आता है। साइलेंट वैली पूछे आपसे कहाँ पे है, या फिर साइलेंट वैली या फिर मुकुरथु नेशनल पार्क, तो यह केरल में लोकेटेड है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है।
पेरियार नदी विवाद भी है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में चलता है। और मुल्ला पेरियार डैम, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था, 126 साल पुराना यह डैम है। 1895 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, स्टेब्लिश मतलब ये इसका निर्माण किया गया था पेरियार रिवर पर। और पालघाट दर्रा भी पड़ता है केरल और तमिलनाडु के बीच में। तो आंसर इसका ये हो जाएगा केरल। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितना है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आता है 134। तो अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो अनुसूचित जाति आपसे पूछेगा शेड्यूल कास्ट, तो 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, 131 आ जाएगा। कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 338 है, तो इसमें बात करता है कि जो एससी और एसटी है उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का जैसे गठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 338 कहता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 342, बताइएगा यह क्या है जरा ना, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। और आंसर नहीं देते हैं भाई, जाकर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा की स्थापना कब किया गया था? तो 17 अप्रैल जो है से किया गया था 1952 को। लेकिन पहला इसका देखिएगा जो बैठक हुआ था, कार्यवाही बोलिए, 13 मई को हुआ था। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। याद रखिएगा, जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन कहा जाता है और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा जाता है। 104वां जो संविधान में संशोधन हुआ था वह एंग्लो इंडियन के लिए हुआ था, जिसमें जो आरक्षित सीट होता था, आपको पता होगा एंग्लो इंडियन का पद होता था, तो उसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन वही था। अब तक संविधान में टोटल 106 बार जो है संशोधित किया जा चुका है। 131 इसका आंसर हो जाएगा। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो या फिर मेगा एथनीज? आंसर इसका भी है, जो जियाउद्दीन बर्नी है वह तारीखे फिरोज शाही के लेखक हैं। इब्न बतूता के बारे में याद रखिएगा, ये मोरक्को के रहने वाले थे, रिहाला इनका इंपॉर्टेंट बुक है। अमीर खुसरो को देख लीजिएगा, ये उर्दू साहित्य के ना पिता कहा जाते हैं, तुगलकनामा बुक लिखे हैं अमीर खुसरो, और इनको द पैरोट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मेगा एथनीज के द्वारा बुक लिखा गया था इंडिका। आंसर इसका भी है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, भारत चावल के उत्पादन में किस स्थान पे आता है? बीच में बोला जा रहा है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो आंसर इसका भी है, भारत चावल के उत्पादन में चीन के बाद जो है दूसरे स्थान पर है। देख लीजिएगा, तो हो गया है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन अगर भारत में पूछे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। मछली का सबसे अधिक उत्पादन अगर पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा, इसमें भी चीन नंबर 1 पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। आपसे कोई पूछे कि चावल के लिए आइडियल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला बात है कि इसका टेम्परेचर जैसे 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब थोड़ा गर्म और जो उमस भरा मौसम होता है वह चावल के लिए आइडियल कंडीशन माना जाता है। और रेनफॉल बोला जाता है कि 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। और चावल जो है सिवाय खरीफ क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा। सीबी वाले रीजन में झारखंड में सबसे अधिक जो है चावल उगाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है वह क्लियर नहीं है, ठीक है, बुक में मुझे नहीं मिला है, कहीं पे नेट पे भी नहीं मिलता है। आप लोगों को और पता होगा कि कहाँ पे चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, नॉर्मली जो है सब जगह सीबो में मिलता है, ये मतलब क्लियर नहीं होता है कि जो है पूर्वी सीबो में या फिर पश्चिमी सीबो में। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में, सुंदरबन में, लद्दाख में या फिर मनाली में? आंसर इसका ये है, जो फ्लेमिंगो शहर है वह कच्छ के रण में जो है लोकेटेड है। ये तो हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा जो है फ्लेमिंगो प्रजनन केंद्र है कच्छ का रण, इसलिए प्लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा तो फ्लेमिंगो प्रजनन स्थल है वो भारत के जो बैडमैन है, बर्डमैन सलीम अली, उनके द्वारा जैसे इसको जो है प्रजनन स्थल जो है घोषित किया गया था 1945 में। और सलीम अली अगर नाम आप लोग को देखिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। सलीम अली अगर नेशनल पार्क से पूछे कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली अगर बर्ड सेंचुरी को पूछेगा तो बोलेगा गोवा में है। दोनों अलग अलग जगह पे है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। कच्छ का रण, फ्लेमिंगो शहर कच्छ के रण में अवेलेबल है। फ्लेमिंगो रेड कलर्ड बर्ड होता है। शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान या फिर अग्रहार? कुछ देखिए ना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो नवरत्न है, अष्टदिग्गज है, अष्टप्रधान है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर जो डाउट होगा वो ऑप्शन इसमें होगा, अष्टदिग्गज में और अष्टप्रधान में। तो जो अष्टप्रधान था वह शिवाजी का था और अष्टदिग्गज जो था वह कृष्णदेव राय का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका अष्टप्रधान हो जाएगा। आंसर इसका सी है। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ठीक है, ये सब 9 मंत्रियों का जो है ये सब प्रकांड विद्वान माने जाते थे, जो कि अलग अलग मैटर पे राजा को सलाह दिया करते थे।
कृष्णदेव राय तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ना। अमुक्तमाल्योद इनका एक बुक है। जूट के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा या फिर पीली मिट्टी? आंसर इसका सी है। जूट के लिए जलोढ़ मृदा जो मिट्टी होता है वह आदर्श होता है। जूट भी एक खरीफ क्रॉप है ना, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी हो गया। चावल के लिए भी जो आदर्श मिट्टी होता है वो दोमट होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है? तो ये काली मिट्टी है, जिसको रेगुर मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है पहले नंबर पे, सेकंड पे बांग्लादेश और थर्ड पे चीन है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक अगर भारत में पूछेगा तो सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर आता है असम। भारत देखिएगा तो जूट का 85% उत्पादन जो है गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। और गंगा डेल्टा रीजन किधर है? तो आप लोग देखने को मिलेगा, ऐसा सुंदरबन डेल्टा आप लोग देखते हैं, वहाँ पे जो है गंगा डेल्टा रीजन है ज़्यादातर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इसका सी है। जलोढ़ का दो पार्ट होता है, दो इसके प्रकार बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग पुरानी जलोढ़ जो कि ओल्ड होता है, और एक होता है न्यू जलोढ़ यानी कि नया जलोढ़ जो होता है। तो जो नया होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और इसको जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोला जाता है। बांगर और खादर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिलाधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य विधानसभा? आंसर इसका जो है से सी होगा। जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो है से पंचायत चुनाव कराने का जो है से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव कराया जाता है तो वह राज्य चुनाव आयोग कराता है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 243 के में है। और पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है दिया जाता है 243 डी के तहत। दो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में जो झारखंड बोलिएगा तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके अभी आयुक्त हैं देवेंद्र कुमार तिवारी, डी के तिवारी इनको बोला जाता है, अभी इलेक्शन कमिश्नर झारखंड के। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है चुनाव का निर्णय कराया जाता है। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी, आरवी गुप्ता कमेटी, गॉडगिल कमेटी या फिर नरसिम्हन कमेटी? आंसर इसका भी है। जो आरवी गुप्ता कमेटी था उसके द्वारा जो है से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किया गया था। इसी कमेटी की सिफारिश पर हम लोग बोल सकते हैं किया गया था। तो देख लीजिएगा, उस समय जो है वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, जो कि अपने बजट भाषण में जैसे घोषणा किए थे। कब? 1998-1999 में। तो केसीसी की शुरुआत जो है 1998-1999 के बीच में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, कुल आंतरिक अवशोषण, कुल आंतरिक परावर्तन या फिर ध्रुवन? आंसर इसका जो है से सी हो जाएगा ना, कुल आंतरिक परावर्तन पर जो है काम करता है। इसको शॉर्ट में TIR बोलता हूं मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसी पर जो है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है कि जो इन्वेंट किया गया था वह नरेंद्र सिंह कप्पानी के द्वारा किया गया था। ये भारत के पर्सनालिटी थे। तो एक तो है ऑप्टिकल फाइबर, एक माइरेज जो मृग तृष्णा होता है, जो कि आप लोग देखे होंगे गर्मी में चलते होंगे तो रोड पर पानी पानी जैसा नजर आता होगा। तो एक मृग तृष्णा होता है, तो वह जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलते ही दिखता है। एक है बेडाक्विलिन, ठीक है, एक दवा है। तो बेडाक्विलिन जो का प्रयोग जो है किसके इलाज में किया जाता है? ल्यूकेमिया, कोलेरा, MDR TB या फिर कोविड-19? आंसर इसका ना सी हो जाएगा। MDR TB में जो है से बेडाक्विलिन जो एक दवा है उसका प्रयोग किया जाता है। तो एक जो है से फुल फॉर्म क्या होता है MDR का? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB होता है। मतलब TB एक ऐसा स्टेज पहुंच जाता है उसमें कोई दवा भी काम नहीं करता है ना, तो उसको MDR TB बोला जाता है। तो उसके लिए जो है से बेडाक्विलिन दवा है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती? आंसर इसका हो जाएगा, जो राजा राम मोहन राय थे वह आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और जो ब्रह्मा समाज था उसके संस्थापक यही थे। 1928 में जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। केशव चंद्र सेन जो थे वह भारतवर्ष ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। और दयानंद सरस्वती हैं वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आंसर इसका है राजा राम मोहन राय। और इनको राम मोहन राय के नाम से जाना जाता था। बाद में जो अकबर द्वितीय थे वह जो है इनको राजा की उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर इसका भी है, गुजरात में मोढेरा गांव है। मोढेरा से मोटेरा भी याद आ रहा होगा। तो मोटेरा के स्टेडियम है जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
तो सबसे पहला जो है सौर ऊर्जा संचालित जो गांव कौन सा है, तो मोढेरा गुजरात में लोकेटेड है। भारत का आपसे पूछे कि पहला ओडीएफ स्टेट कौन सा है, तो यह सिक्किम है। और पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी यही है, 100% ऑर्गेनिक यह स्टेट है। और इसमें देखिएगा तो पहला वाईफाई आपसे पूछे कि सिटी कौन है भारत में, तो मुंबई है। कुछ कुछ डेटा आप लोग याद रखिएगा, जो माइंड में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे डालते जाता हूँ। गुजरात आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, गुजरात का बॉर्डर कितने अन्य राज्यों के साथ लगता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। जैन धर्म के इन तीर्थंकरों को कालानुक्रमण व्यवस्थित करना है। ऋषभ नाथ है, सुमित नाथ है, अजित नाथ है, संभव नाथ है और फिर अभिनंदन नाथ है। देखिए सबसे पहले आए थे ऋषभ नाथ, तो पहले थे तो आप लोग देख लीजिएगा, तो इससे आपको काम नहीं चलेगा। सारा में जो है नंबर 1 में ऋषभ नाथ ही डाला गया है। तो सबसे पहले ऋषभ नाथ थे, उसके बाद अजित नाथ थे, उसके बाद संभव नाथ आए थे, फिर अभिनंदन नाथ थे और उसके बाद सुमित नाथ थे। तो टॉप 5 देखिएगा तो जैन धर्म के तीर्थंकर इन्हें यही 5 थे। आंसर इसका बी है, ऋषभ नाथ, अजित नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन नाथ और सुमित नाथ। ऑर्डर याद रखिएगा। तो ये जो तीर्थंकर है ये सब जितना वो सब जैन धर्म से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। और जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आगम है। और झारखंड में देखिएगा तो जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसको आप लोग बोलते हैं पारसनाथ टेम्पल, जो कि गिरिडीह में है। इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। टोटल देखिएगा तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें नंबर के महावीर हैं। तो 24 में से 20 देखिएगा तो उन लोग को जो है से एक तरह से बोलिए कि मोक्ष की प्राप्ति है वो यहीं पे पारसनाथ में हुआ था। और जो पारसनाथ आप देख रहे हैं वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति नीति का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण, रसोई स्वच्छ रसोई गैस, विद्युतीकरण या फिर कोयला से? शक्ति देकर सब कुछ टिक लगा लेगा, महिला सशक्तिकरण गलत हो जाएगा। शक्ति जो है कोयला संबंधित है ना, ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। शक्ति का मतलब होता है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। इस वजह से शक्ति का फुल फॉर्म दिया गया है। 2018 में जैसे इस स्कीम को शुरू किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत कार्य करता है। आंसर इसका डी है। महिला एशिया कप T20 2022 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आंसर इसका बी है। T20 जो खिताब है 2022 का महिला एशिया कप का, वो जो है भारत जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको हराकर जीते थे? वो श्रीलंका को हराकर यह जीते थे। बाकी एशिया कप जो स्टार्ट हुआ था फीमेल वाला, वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, जो कि पहला संस्करण का विनर भी इंडिया ही रहा था। बाद में इसको T20 फॉर्मेट में 2012 से जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा जो कि रीजनल लेवल बोल सकते हैं में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला जो है उच्च न्यायालय कौन बना है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, फिर मद्रास उच्च न्यायालय। आंसर इसका सी है, केरल उच्च न्यायालय जो है न्यायालय होता है ना, इसको देख लीजिएगा, वर्तमान सब जगह गलत हो गया, न्यायालय। तो जो केरल उच्च न्यायालय है वह जो है रीजनल लैंग्वेज में निर्णय को यानी जो डिसीजन होता है उसको जो है प्रकाशित करने वाला, पब्लिश करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है, केरल उच्च न्यायालय। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डिसीजन आया था 21 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो ऐसे तो वहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज चलता है, तो अंग्रेजी जो कोर्ट का लैंग्वेज होता है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल, तो ये सब जो कोर्ट का लैंग्वेज होता है, कार्रवाई होता है, वो सब इंग्लिश में ही चलता है। तो अंग्रेजी के अलावा जो है से मलयालम में, जो कि केरल में लैंग्वेज है, मलयालम में भी जो है फैसला को जो है से दिया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो केरल उच्च न्यायालय, इसको याद रखिएगा, जो है से जो लक्षद्वीप जो है आप लोग देखते हैं लक्षद्वीप, तो वह केरल उच्च न्यायालय के जो है से अंतर्गत कार्य करता है, उसका अपना जो है से नहीं है उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है से भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। 1862 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और सबसे नया जो हाई कोर्ट है वह अब ना मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट था या फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ना भूल गया, इसको छोड़िए। लेकिन तेलंगाना, इसको मैंने आपको डिस्कशन बॉक्स में ठाक दूंगा, अचानक से कन्फ्यूजन हो गया। तो 2019 में जैसे या तेलंगाना या फिर जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जो कि लेटेस्ट हाई कोर्ट है। पहले इसको डिस्कस किया था, देखिए माइंड से उतर गया। आंसर इसका सी होगा, केरल उच्च न्यायालय। पायरेक्स कांच का मुख्य घटक क्या है? PbO, MgO, B2O3 या फिर Al2O3? आंसर इसका सी है, B2O3। B2 होता है बोरॉन ट्राईऑक्साइड। तो बोरॉन ट्राईऑक्साइड जो है मेन कंपोनेंट है पायरेक्स ग्लास का। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? अंजुम चोपड़ा, रुमेली धार, डायना एडुलजी या फिर सुलक्षणा नाइक? आंसर इसका सी है, डायना एडुलजी जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। और अभी देखिएगा तो डी सिल्वा और वीरेंद्र सहवाग को भी जो है आईसीसी का
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और उसके साथ देखिएगा डायना एडुल्जी भी थी। ठीक है, तो ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से कौन सा विदुषी वैदिक युग से संबंधित है? गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा या फिर उपरोक्त सभी? आंसर डी है सारा का सारा जो आप लोग विदुषी देख रहे हैं, विद्वान का बोलिए कि जो स्त्रीलिंग होता है वह विदुषी होता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों जैसे वैदिक युग से संबंधित हैं। तो हो गया गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा। बाकी ये सब जो देख लीजिएगा यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना होगा तो रख लीजिएगा। जो गार्गी थी वह ऋषि वाजकंची थी, वाजकंची की बेटी थी। बाकी जो मैत्रेयी थी वह ऋषि मैत्री की बेटी थी, और जो लोपामुद्रा थी वह ऋषि अगस्त की पत्नी थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुछ कुछ महासागर है उसका सबसे गहरा बिंदु दिया गया है, यानी कि डीपेस्ट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। अटलांटिक महासागर को बोला जा रहा है कि प्यूर्टो रिको खाई है, हिंद महासागर है, जावा ट्रेंच है, आर्कटिक महासागर का फैक्टोरियन डीप है, और प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो आंसर इसका सी होगा, आर्कटिक महासागर ना। तो आर्कटिक महासागर का फैक्टोरियन डीप नहीं है, देख लीजिएगा, सी इसका आंसर होगा। फैक्टोरियन जो डीप है वो आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक का जो है डीपेस्ट पॉइंट है। सारा देख लीजिएगा, अटलांटिक का, प्यूर्टो रिको खाई है, हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, जिसको सुंडागर के नाम से भी आप लोग जानते हैं ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी पर अगर कोई सबसे गहरा बिंदु है तो ये मेरियाना ट्रेंच ही है। आर्कटिक महासागर, फैक्टोरियन डीप है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। किस वर्ष आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? 1958 में, 1959 में, 1960 में या फिर 1961 में? आंसर इसका बी है, 1959 में। इंग्लिश चैनल, ये जैसे इंग्लैंड को ना फ्रांस से कनेक्ट करता है, एक चैनल है, तो उसको तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला थी। और पहले एशियन व्यक्ति कौन थे? तो पहले एशियन थे मिहिर सेन, ये भारत के ही है ना, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले एशियन थे मिहिर सेन, ये भारत के थे। और पहली भारतीय महिला थी आरती शाह, 1959 में जैसे कारनामा यह की थी। ये तो हो चुका है, बता दिया। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। विश्व में सबसे लंबी सीमा कनाडा का है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है गलत है? तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वह ऑप्शन नंबर ए होगा ना, केवल एक या गलत है। क्यों? क्योंकि भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है, हम चीन के साथ लगता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, टॉप या बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है सीमा, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भारत की सीमा बांग्लादेश का लगता है, सेकंड स्थान पे चीन है, पाकिस्तान तीसरे स्थान पे है, फिर नेपाल चौथे, भूटान पांचवें, म्यांमार छठे और अफगानिस्तान सात। भारत का देखिएगा तो 7 जो है पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जिसकी सीमा भारत के साथ डायरेक्ट लगता है वो जो ऐसे 7 देश है। ऐसे तो बोली श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, पड़ोसी देश है, ये सभी पड़ोसी देश ही हैं। सबसे कम जो है भूटान का है, सॉरी ये सब डेटा चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ गड़बड़ है। इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, इसको एडिट करना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कितना लंबा है, सिर्फ बांग्लादेश का याद रखता हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, विश्व में जो सबसे लंबी सीमा है वह कनाडा का है, 8,893 जो है क्या हुआ है किलोमीटर है ना। और भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है चीन के साथ लगता है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, जब जेपीसी का एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें जैसे इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सबसे अधिक सीमा वाला देश जो है चीन है, ठीक है, याद रखिएगा। चीन की सीमा लगभग बोला जाता है 14 देशों के साथ इसका लगता है सीमा। चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे है? मजदूर से, वकील से, किसान से या फिर शिक्षा से? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग तो पढ़े होंगे चंपारण, तो उसमें जैसे किसान का जैसे आंदोलन था जो कि नील की खेती का जो है विरोध कर रहे थे। तो आंसर इसका ना सी हो जाएगा, 1917 का है यह। और ये महात्मा गांधी का पहला जो है भारत में बोलिए सत्याग्रह था, सत्याग्रह मत बोलिए आंदोलन था। तो नील खेती जो है जबरदस्ती कराया जाता था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन था। बंगाल में भी एक नील विद्रोह हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, 1959 में हुआ था। तो किसान नील खेती से छूट चाहते थे, ठीक है। तो अगर कोई किसान है, नील विद्रोह बंगाल का है 1959 का, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें बोला जाता है कि अगर कोई कोई किसान थे, 1959 नहीं होना चाहिए, डेटा बहुत गड़बड़ हुआ है।
अंग्रेज थे ही नहीं, 1859 होना चाहिए, तो 1859 होना चाहिए। तो अगर देखिए कोई किसान है जो कि जो है बंगाल में उस समय नील का खेती अगर नहीं करना चाहता था, तो उसको तवान नाम का जो है वित्तीय जो है सहायता कर देना पड़ता था। ध्यान रखिएगा, तवान याद रखिएगा। नील दर्पण एक बुक भी है जो कि नील खेती के लिए जो है नील की खेती में जो जो लफड़ा हुआ था बोली की तरह से, जिस तरह से किसानों का शोषण किया जाता था, उसी पर आधारित यह बुक है जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा हुआ है, नील दर्पण। मार्क्सवाद सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? फोरियर, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या फिर एम एन रॉय? आंसर जो है सी है, कार्ल मार्क्स को जो है मार्क्सवाद सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स देखिएगा तो जन्म जो जर्मनी में हुआ था, और दो इनका इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। एक तो है दास कैपिटल जो कि 1867 में प्रकाशित हुआ था, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का यह बुक है। सी कार्ल मार्क्स आंसर होगा। सिंधु जल समझौता पर मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया था? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर आईएसए? आईएसए मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें जो मेट्री था यानी कि जो बिचौलिया का काम किया था इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसमें, तो वह वर्ल्ड बैंक था। यह किसके बीच में था? तो वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक जो था मेट्री था उस समय। तो हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था उस समय जो है से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं अयूब खान, उनके बीच यह समझौता हुआ था, याद रखिएगा। देखिए इस समझौता में क्या हुआ था, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इस समझौता तहत जो है तीन जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, सीजीआई ट्रिक याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग याद रख सकते हैं ना, तो इस तरह से याद रखिएगा सीजीआई। तो वो जो है पाकिस्तान में चला गया, यानी कि इसका जो पानी जो यूज करने का जो हक दे दिया गया वह जो है पाकिस्तान को दिया गया था। और जो तीन पूर्वी नदियां हैं, सतलज, रावी और ब्यास, वो भारत में रहा। बाकी पश्चिमी नदियों का भी पानी का हक भारत के पास है। बोला जा रहा है कि भारत जो है, एरिया कितना है पाकिस्तान का, कि भारत जो है जो पश्चिमी नदी है यानी कि ये सब सीजीआई, जो झेलम है, उसके बाद चिनाब है और इंडस है, उसका 20% पानी जो है भारत उपयोग कर सकता है। 20% से ज़्यादा पानी उपयोग भारत नहीं कर सकता है। तो भारत कभी ज़्यादा जैसे पानी यूज कर लेता है तो पाकिस्तान को दिक्कत हो जाता है, आप लोग सुने होंगे। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? वेल्थ टैक्स यानी कि धन कर, एक्साइज टैक्स यानी कि उत्पाद कर, वृत्ति कर यानी कि प्रोफेशन कर, फिर आयकर यानी कि इनकम टैक्स। आंसर इसका ना सी है। वृत्ति कर एक प्रोफेशन टैक्स होता है जो कि अलग अलग प्रोफेशन पर लगाया जाता है। यह जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको लेविट नहीं किया जाता है, नहीं कलेक्ट किया जाता है। तो यह प्रोफेशन टैक्स होता है जो कि राज्य सरकार लगाती है और इसको वसूलती भी है। तो देख लीजिएगा, ये जो बोला जाता है कि जो पेशेवर कर होता है यानी कि जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, उसके बारे में जो है कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह जो है राज्य सरकार के पास है, जो अनुच्छेद 276 बोलता है। तिलवाड़ा मंदिर समूहों के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? विमल वसाई, लूना वसाई, पशुपतिनाथ या फिर पितलहार? आंसर सी है ना, पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो 5 मंदिर समूहों में शामिल नहीं है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोग सुने होंगे जो कि माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है। तो टोटल वहाँ पे ना 5 टेम्पल है। 5 टेम्पल के बारे में देख लीजिएगा। एक तो है महावीर स्वामी का मंदिर, आदिनाथ मंदिर है, विमल वसाई बोलते हैं, पारसोनाथ मंदिर है जो कि खरतर वसाई बोलते हैं, ऋषभ दाओ जी मंदिर है, पीतलहार बोला जाता है मंदिर, और नेमिनाथ मंदिर है जिसको लूना वसाई के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर देख लीजिएगा, माउंट आबू जो कि राजस्थान में इस्टेब्लिश है चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। 11 इनमें से कौन सा ग्रीक राजदूत मौर्य शासकों के साथ सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, डायमेकस, बिंदुसार, डायनोसियस, बृहदर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर सी है, जो डायनोसियस थे वो बृहदर्थ के काल में नहीं आए थे, वो आए थे अशोक के काल में। तो देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है डायनोसियस अशोक काल में राजदूत थे। बाकी मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और हेल्प किए थे इनको विष्णुगुप्त चाणक्य। राजधानी इनका पाटलिपुत्र था, और अंतिम शासक थे बृहदर्थ। ये याद रखिएगा, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदर्थ, और पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अगला वंश जो आया था वह शुंग वंश था जो कि पुष्य मित्र शुंग के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फॉसे, नरगिस मोहम्मदी, एंजेला मर्केल या फिर क्लाउडिया गोल्डिन? आंसर ए है ना, जॉन फॉसे को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे तो टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, यहाँ पे 3 में डाल दिया हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी अगर इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया यानी कि लिटरेचर में, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है ये शांति है यानी कि पीस के लिए, और क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, इकोनॉमिक्स जैसे सबसे बाद में पुरस्कार शुरू हुआ था ना 1968 में, लेकिन पहला पुरस्कार दिया गया था 1969 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स का।
तो तीनों के तीनों आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ऐसे तो पूछा सारा जा सकता है, नोबेल प्राइज का सारा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे सारा मैं डाल ही दूंगा, ठीक है, सारा 6 का 6 आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ में। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और आज थोड़ा सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी के चलते वीडियो में जो टाइम दिया था टेलीग्राम पर उस टाइम पर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास किस तरह से लगा। और क्लास आपको जल्दी जल्दी मिलेगा। हो सकता है कि डेली इस तरह का मैराथन ना हो, लेकिन झारखंड जी के क्लास आपको लगभग आपको 1 से 2 दिन में मिलने लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।